सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे कि आप लोग को बहुत जल्दी मैंने 12 बजे बुला लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हमेशा डॉट टाइम पे आता हूं, पत्रकारों को इंतजार नहीं कराता हूं। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर राज्य में मैनिफेस्टो रिलीज करने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रखी गई हैं और कांग्रेस के जो भी राष्ट्रीय नेता हैं उस विभिन्न राज्यों में पूरे देश में जा रहे हैं और वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। उसी सिलसिले में लखनऊ में भी मैनिफेस्टो आज रिलीज किया जा रहा है, जिसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी और सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपस्थिति में जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतना व्यापक असर होगा। भाजपा का हर मंत्री, हर नेता कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पे टूट पड़ा और प्रधानमंत्री जी जगह जगह उसी का भाषण दे रहे हैं। तो सबसे प्रचार तो हमें भाजपा दे रही हमारे घोषणा पत्र को, जो पहले वो नहीं करते थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की उपेक्षा करते थे। इस समय वो इस मैनिफेस्टो से, इस घोषणा पत्र से इतने परेशान है कि जगह जगह सुबह रात दिन उठते जागते बैठते सोते सिर्फ कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस घोषणा पत्र का बड़ा व्यापक असर है, लोगों में नीचे तक असर है, इसलिए बेहद घबराए हुए हैं और इसीलिए उससे उसका झूठ अर्थ निकाल के, इंटरप्रिटेशन करके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन करके, वो लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो चलने वाला नहीं है, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देंगे। यह अपने आप में एक अनूठा और अनोखा चुनावी घोषणा पत्र है, जो समाज के हर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके हित और जिसके राहत की बात नहीं करता। उसमें चाहे गरीब लोग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे सरकारी नौकरी पेशा वाले हों, चाहे मीडिया हो, चाहे जो है सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे आर्मी हो, ऐसा कोई समाज का वर्ग नहीं है जिसे इसमें छोड़ा गया हो और सबको इसमें जो है मौका दिया गया है। सबके लिए कुछ ना कुछ राहत की बात दी गई है। हम कुछ इसमें जो सैलिएंट फीचर्स हैं या कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। बाकी जो आप प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। सबसे बड़ी चीज है, जो मेन फोकस है, जो थ्रस्ट है, वो है ये 72,000 जो हमारी न्याय योजना है कि देश के हर गरीब परिवार को जो है, जिसमें कोई तकरीबन 25 करोड़ लोग परिवार कवर हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग कवर हो जाएंगे, उनको हम 72,000 रुपए साल की गारंटी करते हैं। हम 15 लाख रुपए उनके खाते में देने का झूठ या जुमला नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हमने बड़ी प्रैक्टिकल योजना बनाई है। और मैं तो वैसे ही देश का योजना मंत्री रहा हूं, योजना आयोग का, तो मुझे पता है कि इसके लिए धन कैसे आएगा और कहां से आएगा। तो इसलिए जो है ये हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हमने 15 लाख की बात नहीं की, हमने 72,000 रुपए साल की बात की है, जो तकरीबन 3,60,000, 4 लाख करीब महीने, 3.25-4 लाख महीने के करीब पड़ता है, मैंने 4 लाख रुपए साल पड़ता है। उसकी हमने बात की है कि वो हम निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि अगर हमने कहा था कि हम 80,000 करोड़ किसानों का 80,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो किया। अगर हमने कहा कि हम 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत देंगे तो दिया। ये सब हमारी योजना है। हमने कहा था हम आधार कार्ड पहचान के लिए लाएंगे तो आधार कार्ड लाए, और आधार कार्ड का तो मंत्री मैं ही था अपने जमाने में। जिस दिन हमने 2014 में पद छोड़ा है, 68 करोड़ आधार कार्ड में बनवा चुका था, हमारे विभाग ने बना के तब तक तैयार कर दिए थे। तो आधार कार्ड हमने कहा लाए। अगर हमने कहा हम सूचना का अधिकार देंगे आरटीआई, तो हम लाए। अगर हमने कहा कि हम खाद्य सुरक्षा देंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा, तो हम लाए। तो ये सारी चीजें जो है जिनको लाने की बात थी, तो कांग्रेस ने जो भी कहा वो किया जरूर। उसने बाद में नहीं कहा कि नहीं साहब ये तो जुमला था, चुनाव में बोल दिया जाता।
तो ये जुमले बोलने की हम लोगों की आदत नहीं है, जो कहा है वो करेंगे। तो ये 72,000 रुपए का भी वादा हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जनता को इसके प्रति आश्वस्त करना चाहते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो नौकरियों के बारे में, क्योंकि हमने सर्वे कराया था और देशव्यापी ये घोषणा पत्र बनाने के पहले देशव्यापी सर्वे कराया था। तो उस देशव्यापी सर्वे का निर्णय ये आया कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोजगार और दूसरी समस्या है किसान की। तो रोजगार के मामले में हमने बहुत जो है जबरदस्त जो है योजना दी है, आपके सामने पेश की है, जिसमें जो सरकारी दफ्तरों में 22 लाख के करीब पद खाली हैं, उनको हम 1 साल के अंदर भर देंगे नौकरियों में। और 10 लाख हम नए पद बनाएंगे पंचायतों में और लोकल बॉडीज में, और वो 10 लाख नौकरियां हम वो देंगे। तो 32 लाख सरकारी और पंचायती नौकरियां तो पहले ही साल हम दे देंगे। उसके अलावा जो भी युवा रोजगार, कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, कोई भी युवा, तो उसको 3 साल तक ना तो कोई परमिशन लेने की जरूरत होगी, ना सरकारी दफ्तरों के सेल टैक्स, जीएसटी, कहीं कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। 3 साल तक वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, चला सकता है। 3 साल बाद ही उसे कोई सरकारी जो है इंस्पेक्टर तंग करने के लिए जा सकता। 3 साल तक उसे न सरकारी दफ्तर के चक्कर है, ना कोई परमिशन। आप सुबह जागिए और अपना व्यापार शुरू कर दीजिए, आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं। वो हमने किया। इससे करोड़ों युवा जो है अपना रोजगार, या करोड़ों युवा या जो भी लोग हैं अपना रोजगार, ये व्यापार शुरू कर सकते हैं और उसके जरिए रोजगार हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें कि हम उन प्राइवेट सेक्टर, निजी उद्यमियों को, कारपोरेट सेक्टर को, निजी उद्यमियों को हम बढ़ावा देंगे जो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देते हैं, उनको हम बढ़ावा देंगे। उनको हम सरकार की तरफ से राहत देंगे कि क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है लोगों को दे सकें। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों से उनको ये मदद करेंगे ताकि वो जो स्किल डेवलपमेंट है, प्रशिक्षण का काम है, अप्रेंटिसशिप योजना प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ जो है वो शुरू कराने के भी हम प्रयास, उनके जरिए हम प्रयास करेंगे कि आप अप्रेंटिसशिप शुरू करें, ताकि जो यूथ भटक रहा है नौकरी के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सकें। क्योंकि मोदी सरकार के इस मामले में रिकॉर्ड बहुत खराब रहा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देंगे, माने कि 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन जो डेटा आया है उसमें आया कि 5 साल में 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए। तो इनका हाल जो है ये है कि कहते जो है वो करते नहीं, और इसके बाद सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ वादे, जुमले, भाषण और दूसरों का मजाक बनाना, मखौल बनाना। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जिस किस्म का भाषण देते हैं, जिस नाटकीय अंदाज में भाषण देते हो, आपने देखा ही होगा कि एक प्रधानमंत्री के लिए इस किस तरह से भाषण देना, लगता नहीं कि कोई देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा। जो उनकी भाषा शैली है, जो उनकी बोलने की स्टाइल है, वो सब जो है धीरे धीरे जनता में एक्सपोज हो रही है। तीसरी चीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, बेरोजगारी के बाद है कि फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, सबसे ज्यादा इसमें जो एक महत्वपूर्ण है कि अब अगर किसी किसान कोई कर्ज के चुंगल में फंस जाता है तो उसको अब जेल नहीं जाना होगा। क्रिमिनल ऑफेंस जो आपराधिक, अभी तक आपराधिक उसके ऊपर मुकदमा होता था, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, वो नहीं होगा, वो प्रावधान वापस ले लिया जाएगा। अब किसान पे सिर्फ दीवानी का मुकदमा बैंक कर सकते हैं, है ना, सिविल, वो दीवानी बोलते हैं ना सिविल को, है, वो चलाया जा सकता है, उसको आपराधिक मुकदमा करके जेल नहीं भेजा जा सकता। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है किसान को मिली है कि अब उसको जेल जाने का डर उसका खत्म हो जाएगा। इसको हमने नारा दिया है कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्ति, कि जो कर्ज से मुक्ति उसको मिल जाएगी, जो जेल जाने का डर रहता तो वो नहीं रहेगा। बाकी उस पर दीवानी का मुकदमा सिर्फ चलाया जा सकता अगर कोई कर्ज जो उनके प्रावधानों में, बैंक के प्रावधानों में अगर वो होता है, कोई दोषी है। दूसरी चीज, हम किसान का बजट लाएंगे। जैसे रेलवे बजट होता था, उन्होंने तो रेलवे बजट खत्म कर दिया। पहली बार ये एक अनोखी चीज होगी कि अलग से संसद में किसानों का बजट पेश होगा, और वो बजट जो है, उस बजट में हम किसान को इस साल क्या देने जा रहे हैं, एक एक चीज उसमें स्पष्ट होगी।
ताकि सबको पता रहे कि इस साल किसान को उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना मिला, इस फसल का इतना मिला, इतना बीमा मिला, इतना ही मिला। किसानों के लिए अलग से एक किसान बजट आएगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके अलावा जो है, हम नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बनाएंगे। एक राष्ट्रीय आयोग बनेगा कि कैसे कृषि का विकास हो सके, कैसे किसानों को फायदा हो सके, और उसकी सिफारिशें आएंगी। उन सिफारिशों के आधार पर हम किसानों का बजट पेश करेंगे। चौथी चीज है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसमें जो है ये बहुत बड़ी योजना है। हम जीडीपी का, कुल सकल का हम 3% अब जो है स्वास्थ्य पे खर्च करने जा रहे हैं, करेंगे अगर हमारी सरकार आई, जिसमें जो है लोगों को एक तो सारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक की जाएगी। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस लूट लेती हैं, क्योंकि इनकी जो योजना थी जो उन्होंने बनाई थी आयुष्मान या क्या था, वो कहीं नीचे तक पहुंची नहीं रही। सब प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं, उसमें आप मजे कर रहे हैं, तो उससे फायदा कुछ नहीं मिल रहा। हम उसको ऐसा करेंगे कि डायग्नोसिस, जो उसका परीक्षण है, उसकी देखभाल और दवा ये मुफ्त में मिलेगी। और जो है सारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक होगी, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड है, उनको सुविधा, उनमें उन अस्पतालों में सारी सुविधा दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे जो लोग बीमार हो जाते हैं उन सबको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक ये हम उसमें व्यवस्था करने का हमने प्रस्ताव किया है। जीएसटी के मामले में बहुत ही स्पष्ट है कि हम जो है पूरे वर्ल्ड में जो जीएसटी का फार्मूला वही लागू करेंगे कि जिन पे जीएसटी नहीं लगनी एग्जेम्प्टेड है, जिन पे जीएसटी नहीं लगनी वो एक तरफ रहेंगे, जीरो वाले उनसे हैं, और इसके बाद जिन पे लगनी हुई है उन पे सिर्फ एक रेट रहेगा। ये जो कई रेट बना रखे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, इंस्पेक्टर भी तंग करता है और उनको ही मांगता है, तो हम जीएसटी का सिर्फ एक रेट रखेंगे, बस एक दर होगी। और इसके अलावा जो है, जो हमारा प्रस्ताव था पहले, जो कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी का फार्मूला दिया जिसमें हर महीने रिटर्न भरना होती, ये सब कुछ नहीं था, और लोगों को राहत, बल्कि मतलब जीएसटी एक राहत की तरह आएगी। इसमें जो जीएसटी में लोग तंग है वो नहीं तंग हो पाएंगे। जैसे आज व्यापारी, दुकानदार सब तराई तराई कर रहा, उन व्यापारी दुकानदारों की समस्याओं को हमने समझा है, उनसे जो है राहत देने के लिए हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे, ताकि जीएसटी से बिल्कुल वो तंग ना आए, और एक ही दर जीएसटी की होगी। और जिनको, जहां जीरो वाले हैं, जिनको कोई जीएसटी नहीं लगे, उनको हम उसी तरह से रखेंगे। आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए विशेष सुविधाएं हमने पहले ही बोल दिया। क्वालिटी एजुकेशन, जीडीपी का 6% हम, बहुत बड़ी रकम है, 6% हम जो है शिक्षा पे खर्च करने जा रहे हैं। और जो है स्कूल लेवल पे फ्री शिक्षा, और जो है हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा, सबको क्वालिफाइड टीचर्स, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो है, देश में स्कूल कॉलेजों का बुरा हाल है, तो वो जो है पब्लिक सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में, उन सबको जो है हम जो है राहत देके 6% जीडीपी का पैसा शिक्षा पे खर्च करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए हम विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं। संसद, विधानसभा, इन सब जगह 33% देने के साथ साथ केंद्र सरकार की नौकरियों में भी 33% जो है महिलाओं को नौकरियां मिलेंगी। 33% आरक्षण महिलाओं को होगा केंद्र सरकार की नौकरियों में। फिर जो ये हेट क्राइम होता है कि पत्थरबाजी, तंग करना, लोगों को एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसको देखा उसको सड़क पे उन्होंने मिल दिया, लिंचिंग वगैरह, इन सब के लिए विशेष प्रावधान करेंगे कि आम जनता तंग ना हो, क्योंकि उसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं सब तंग होते हैं। तो इन सब के लिए भी हम विशेष प्रावधान करेंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार में लोगों को बहुत तंग किया गया कि ऐसी चीज ना हो। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनका पूरे 5 साल में उनकी छवि गिर गई, चाहे जुडिशरी हो कि 4-4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि साहब जुडिशरी सत्या, सुप्रीम कोर्ट तक सत्यानाश हो गया उन जजों ने कहा। पहली बार इतिहास में हुआ कि 4 जजों ने निकल के कहा कि साहब न्याय नहीं मिल रहा है, और पूरी जुडिशरी को सत्यानाश कर दिया गया है। तो वो हम जुडिशरी की का पुराना जो उनका गौरव है वो वापस करेंगे। इस तरह सीबीआई की दुर्गति कर दी गई। जो अन्य संवैधानिक एजेंसीज थी सबकी
इलेक्शन कमीशन तक की इन्होंने दुर्गति की, उन सबको हम उनका पुराना वापस गौरव कराएंगे और उसके लिए प्रावधान जो है इसमें मैनिफेस्टो में किए गए हैं जो वहां पे लागू किए जाएंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने घोषणा तो कर दी कि हम स्मार्ट सिटी सब बनाएंगे, दिख कहीं नहीं रहे, हर तरफ अनस्मार्ट सिटी दिख रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो कहीं नहीं लग रहे हैं, और सब तरफ खुदाई खुदा पड़ा हुआ है, और गुजरात तो कहाँ से लाके ठेकेदार हर जगह काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्मार्ट लाइफ हो गई है, बाकी तो जनता को तो कोई स्मार्ट सिटी नजर आ नहीं रही है। तो हम एक्चुअल जो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अगर जो अर्बन रिन्यूअल मिशन हमने शुरू किया था हमारी सरकार ने, JNRU, जिसकी बसें आज तक चलती हैं, ये सब मनमोहन सिंह सरकार के जमाने से, UPA सरकार के जमाने से, तो हम ये जो है जिसमें स्लम अपग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट पोल्यूशन, इन सब की चीज़ों की जिम्मेदारी लेके और शहरों के हालात ठीक करेंगे, और इसी तरह पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज पे भी हमारा ये होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने आपके सामने रखे हैं, और भी तमाम बिंदु हैं जो हम आपको इसके मामले में दे रहे हैं, और ये मैनिफेस्टो की कॉपी अभी आप लोगों को दी जाएगी, उसके हिसाब से आप इसको देखिएगा। अब आपको सवाल पूछना चाहें हाँ, तो हाँ ठीक है, तो अभी हम मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं। आज ये जो हमारा राष्ट्रीय मैनिफेस्टो पूरे देश, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गरीबों को भी फायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश के भी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगी, ये हमने सब राज्यों से मंगवाए थे वहाँ की समस्याएं, और उसी आधार पर मैंने कहा कि जो सब में एक चीज कॉमन निकली पूरे देश में, बेरोजगारी, यूपी में भी वही बात आई, किसानों की समस्या यूपी में वही बात आई, और बाकी समस्याएं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, वो सारी चीजें वो हमने सब इसमें शामिल किए। अब क्या है कि लोकल, वो जो आप बात कर रहे हैं, वो था कि हर जिले में अलग अलग समस्याएं हैं, उनका हम जिलेवार अलग अलग उन समस्याओं को रखेंगे, वो जिलेवार समस्याएं, स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो सारी इसमें हमने सम्मिलित की है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा झूठ बीजेपी ने फैलाना शुरू किया है कि कांग्रेस देशद्रोह कानून खत्म कर रही है, कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि ये जो कानून था सेडिशन वाला, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ था, और हमने जो उसके बाद 2 कानून बनाए, जिसमें एक जो है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और दूसरा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये उस कानून से ज्यादा कारगर और उससे ज्यादा जबरदस्त है, जिससे न केवल आतंकवाद रोका जा सकता, बल्कि समस्त किस्म की राष्ट्रद्रोह की घटनाओं पे काबू पाया जा सकता। इसलिए ये 2 कानून जो हमारी सरकार लाई थी, चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे, जब लाए थे, तो जो है वो उस देशद्रोह के कानून से बहुत जो है आगे है, तो हम तो 2 कदम इस पे और आगे बढ़े हैं, बजाय इसके कि हम पीछे जा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि हर कानून का दुरुपयोग करते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का उद्घाटन न हो पाए, देशद्रोह लगा दिया। ये कोई देशद्रोही थे क्या? वो इलाहाबाद के छात्र क्या? ये हर कानून का अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस तरह की बात फैला रहे हैं। इनसे पूछो खड़े होके कि ये जो 2 कानून है, उस देशद्रोह कानून से 4 कदम आगे है कि नहीं है, जो हर आतंकवादी की जड़ खोद देंगे। इस तरह के कानून है जो कांग्रेस पार्टी लाई है। और राष्ट्रवाद पे, एक मिनट, राष्ट्रवाद पे हमसे अच्छा इतिहास किसका, रिकॉर्ड किसका?
पाकिस्तान को असली सबक किसने सिखाया 71 में कि 2 हिस्सों में बट गया वो अपने कर्मों से? इंदिरा गांधी ने। 65 में किसने पाकिस्तान को सबक सिखाया? और जब जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दे दी अपनी, ये इनके यहां तो किसी को कुछ नहीं हुआ सिवाय भाषणों में देशभक्ति और वोट लेने के लिए देशभक्ति, करना कुछ नहीं। कश्मीर में सरकार बना के बैठे थे उनके साथ, और क्या किया? कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये क्या देश, राष्ट्रीयता में ये तो कहीं है ही नहीं। नेशनलिज्म में इनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। प्रखर राष्ट्रवाद तो इंदिरा गांधी का था, कांग्रेस का था। और हमने जो कानून बनाए हैं, 1 टन दस्तावेज जो है 26/11 पे पाकिस्तान को दिए, जो आज तक राष्ट्रसंघ में जो दस्तावेज हैं वो उस समय के दिए हुए हैं, मनमोहन सिंह सरकार के, चिदम्बरम के दिए, जिसके आधार पर सब कार्रवाई हो रही है वहां पे। और ये तो संसद पे हमला करा के बैठ गए थे। वो क्या किया था? राजीव शुक्ला जी, ये सवाल जवाब का है। आपने अपनी बात तो कही, अब हमारी बात भी, हम लोगों को भी सवाल जवाब का थोड़ा मौका मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि आपने रोजगार के मुद्दे पर काफी बात कही थी, प्रियंका जी आई थी, अलग अलग प्रियंका जी आई थी, अलग अलग लोगों से मिली थी, अलग अलग संगठनों के लोगों से मिली थी, जिनमें शिक्षा मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं, इस तरह के लोग हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। लेकिन इनके लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई ठोस आश्वासन नहीं है। अब आप ये मत कहिएगा हमने पढ़ा नहीं है, हमने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा है, बड़ा ध्यान से पढ़ा है। देखिए, ये एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र है जिसमें जो प्रमुख समस्याएं वो ली गई। जहां तक आप वो बात कर रहे हो, प्रियंका जी ने आश्वासन दिए, वो भोला हुआ है। मेरा सवाल पूरा हो जाए, बस इससे जुड़ा ही एक सवाल और है। हाँ। कि पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा भी था, उसके लिए भी पूरे घोषणा पत्र में आपके एक लाइन कहीं नहीं दी हुई है, जो प्रमुख मांग है यहाँ कर्मचारियों की। ऐसे में आप कैसे मानते हैं कि लोग बीजेपी से आपको अलग करके देखेंगे और इस बार आपको यूपी में जिता कर भेजेंगे? कर्मचारियों की जो पेंशन स्कीम की बात है वो वहां पे है, लेकिन ये कि वो एक जगह की समस्या है और उसको राष्ट्रीय घोषणा पत्र में नहीं डाला जा सकता। लेकिन हम निश्चित रूप से उसमें वादा किया हुआ हमारे नेताओं ने, हम पेंशन स्कीम को रिव्यू करेंगे। इसके डेलीगेशन भी हम लोगों को मिले हैं। इसके डेलीगेशन राजीव जी, ये न्याय योजना का पैसा जो इन्होंने पेंशन व्यवस्था लागू की, वो पेंशन व्यवस्था कारगर नहीं है। लेकिन वो जो डेलीगेशन का मेमोरेंडम था वो बहुत बाद में चिदम्बरम जी के पास पहुंचा था। हम निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता से टेकअप करेंगे, और आंगनवाड़ी वाली भी। राजीव जी, न्याय योजना का पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। अभी आप फोन पे बात कर रहे थे क्या कहीं? तो मैं 2 बार मनमोहन सिंह का नाम लिया कि नहीं लिया? आपने जो हमने अभी तक इतनी देर बोला, कम से कम 2 बार मनमोहन सिंह का नाम लिया? राजीव जी, चाहे आधार कार्ड पे हो, चाहे ये जो है 26/11 पे हो, है? और सब चीज में तो मनमोहन सिंह सरकार का हमने लिया नाम। और ये सारी मनरेगा वगैरह सारा मनमोहन सिंह सरकार का ही तो नाम लिया। राजीव जी, न्याय योजना का पैसा कहां से लाएगी कांग्रेस, इस बारे में कुछ बताएं। न्याय योजना का पैसा हमने सारी स्कीम वर्कआउट कर ली है। उसका निश्चित रूप से पैसा हम पूरा प्रावधान करेंगे। हम योजना आयोग के मंत्री रहे और उसमें हमारे पास पर्याप्त धन है। इस तरह की पर्याप्त धन होगा, इस तरह की योजना को लागू करें। आप निश्चित रहिए, अक्षरशः ये योजना लागू होगी। हमारा एक सवाल इधर से देखिए, ये अभी जो हमारी घोषणा है वो किसानों के लिए, क्योंकि वो बहुत तंग रहते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं और छोटे छोटे उनके कर्ज होते हैं। तो सबसे पहले किसानों को इससे निकालने की है। अगर वो मॉडल अच्छा काम किया तो आगे अन्य लोग जो है छोटे छोटे व्यापारी वगैरह, उनके लिए भी विचार करेंगे। एक सवाल है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक, अरे राजीव जी एक मिनट, सार्वजनिक उपक्रम, राजीव जी, सार्वजनिक उपक्रम जो सरकारें बेच रही हैं औने पौने दामों पर,
इन पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस इस पर कहां खड़ी है? सार्वजनिक उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं उन्हें पौने दामों पर, इनके लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, जो सार्वजनिक उपक्रम, बहुत सही सवाल आपने उठाया है। सार्वजनिक उपक्रमों का इन लोगों ने बहुत जबरदस्त सौदा किया, कौड़ी के भाव बेच दिए। पहले किसी जमाने में उन्होंने होटल बेच दिए थे कौड़ी के दाम, अभी बाकी सार्वजनिक, उन लोगों का उसका हम प्रबल विरोध कर रहे हैं। और हमारी सरकार जब आएगी तो इस तरह के जो उन्होंने गलत जो है सार्वजनिक उपक्रमों के साथ जो कदम उठाए होंगे, उन कदमों को हम सुधारेंगे। थैंक यू। हैं? हम मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों लोगों का सम्मान करते हैं, हमारे नेता ने भी काम सम्मान करते हैं, उनके अलायंस का भी सम्मान करते हैं, इसलिए हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप किस चैनल से हैं? अच्छा, बाकी लोग चैनल क्यों नहीं दिखाए हैं? तो ऐसा है ना कि चुनाव के वक्त ये रोज एक नई चीज निकाल के लाते हैं और इसलिए किसी को भरोसा नहीं है। 5 साल से आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं इनको मिले वो सब? अब चुनाव के वक्त ये मिलने लगे कि आने लगा। तो ये सब जो है जितने फर्जी और झूठे आरोप हैं, ये सब ये लगाते हैं। आप रॉबर्ट वड्रा पे भी देखो, कोर्ट नहीं करके किया ना। तो ये जो है, ये सब, ये लोगों का काम ही यही है कि झूठ बोलो, झूठे आरोप लगाओ, जनता को गुमराह करो, वोट ले लो और फिर मस्ती करो, फिर सब पे डंडा चलाओ, सबको तंग करो। कौन खुश है? व्यापारी खुश है, दुकानदार खुश है, किसान खुश है, युवा खुश है, पत्रकार खुश? कोई नहीं, सब डरे बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल को एसी से कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि दिक्कत हम सबको होती है। आपके सुझाव का स्वागत है, उसको हम घोषणा पत्र में नहीं डाल सकते लेकिन हम निश्चित रूप से जो है इस दिशा में प्रयास करेंगे। सर, बात इनकी एकदम सही है भाई, बात इनकी एकदम सही, मैं एग्री करता हूं। और कोई सवाल? एक सवाल सर ये ले लीजिए यहां से। चलो, उनका उनका देखिए, कर्ज माफी हमने 3 जगह है वादा किया था, 24 घंटे के अंदर कर्ज माफ किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसलिए जब हमने कर्ज मुक्ति शब्द डाल दिया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होता? सर एक सवाल, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी उसको। देखिए, हम मायावती जी का सम्मान करते हैं, पहले बता, मैं मायावती अखिलेश जी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर वेस्ट यूपी को लेके क्या प्लान है आपका? एक सवाल ये है एक सर मैं पूछ लूं। नहीं, 2 अंतिम सवाल। सर ये वेस्ट यूपी को, सर वेस्ट यूपी को लेके सर पूछने दीजिए। हाँ? देखिए, इसमें मीडिया पे एक पूरा चैप्टर है, आप देख लो, इसमें बहुत चीजें हैं। आपको अभी जो मैनिफेस्टो मिलेगा उसमें मीडिया पे जबरदस्त पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको जरूर पढ़ें। कहाँ गया? मीडिया और मीडिया की स्वतंत्रता, इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है, आप इनको पढ़ लें, इसमें सारी चीज लिखी हुई है। सर एक सवाल घर से ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सबका है। सर कांग्रेस का फोकस इस चुनाव में क्या पूर्वी यूपी ही है? क्योंकि पश्चिम यूपी में जो आपके इंचार्ज हैं सिंधिया जी, उनकी रैलियां उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से प्रियंका जी इस तरफ एक्टिव दिख रही हैं, और वेस्ट यूपी में अभी तक कोई बड़ी रैली भी नहीं हुई है। चुनाव करीब है, पहले 2 फेज वेस्ट रैलियां होगी उनकी भी, और राहुल जी, प्रियंका जी दोनों वेस्ट यूपी में भी रैली करेंगे। होके आया हूं और वहां पे इस तरीके से प्रियंका जी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, ऐसा नहीं है ये। हाँ, क्या मुझे पता नहीं।
नहीं, अगर चुनाव आयोग के पास गया तो चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान लेगा। जब इस देश में नमो चैनल चल रहे हैं, उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं चुनाव के आने पहले, तो अब जान लो क्या है मतलब इससे ज्यादा अति क्या होगी। सर एक अंतिम सवाल मीडिया और। का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या होगा। अच्छा, एक सवाल और है। हमारा निवेदन है कि भोजन करके जाइएगा, तो आपके लिए सामने हॉल में भोजन लगवाया। राजीव जी एक सवाल और है। ये रोज आपको नाश्ता डब्बा पकड़ा देते हैं एक सवाल और है। हाँ, मायावती जी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, इस पर आपका क्या रुख है, कांग्रेस का रुख क्या है? मैंने आपको कहा कि उनकी किसी टिप्पणी में कोई जवाब नहीं दूंगा। राहुल जी ने इसमें बड़ा स्पष्ट किया कि जब चुनाव होने के बाद जो स्थिति बनेगी, जो सब मिलकर तय करेंगे, हम वही मानेंगे।